पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एक बार फिर से हमला किया गया है। टीएमसी पर हमले का आरोप लगा है। आसनसोल में बीती रात झड़प और हंगामे की भी खबर है। बीजेपी की प्रचार गाड़ी को इस हमले में नुकसान पहुंचाया गया है। टीएमसी ने फिलहाल इन तमाम आरोपों को गलत बताया है। तस्वीरें आसनसोल के बराबनी विधानसभा की हैं, जहां ये प्रचार गाड़ी घूम रही थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। हमलावर इतने उग्र थे कि उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী তাদেরকে ধমকি দেয় এবং ধমকি দেয় যদি তোরা এই ধরনের বিজেপির প্রচার গাড়ি নিয়ে বেরোস তাহলে তো এই গাড়ি ভাঙচুর করে দেবো। তারা প্রতিবাদ করে স্পটে এবং বিকেলবেলা সন্ধ্যাবেলা আবার বেরোয়। যখন সন্ধ্যাবেলা আবার বেরোয় তখন সেই গাড়িকে ভেঙে ফেলা হয়। और अमेठी रायबरेली लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के नाम पे ऐलान को लेकर ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आज कर्नाटक में राहुल और खड़गे की रैली भी है। रैली के बाद इन सीटों पर दोनों के बीच अंतिम वार्ता होगी, माफ करें। और सूत्रों के हवाले से दावा कि आज शाम तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कांग्रेस कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी से साफ शब्दों में कह चुके हैं कि अगर अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का सदस्य चुनाव में नहीं उतरता है तो उत्तर भारत में गलत संदेश जाएगा। कांग्रेस आलाकमान ने इस मामले पर एक बैठक में चर्चा की। कयास लगाए जा रहे हैं कि रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब तक फैसला नहीं हो सका है। सभी को उम्मीद है कि अमेठी और रायबरेली सीटों पर गांधी परिवार का सदस्य ही चुनाव लड़ेगा। और राहुल और प्रियंका ने भी चुनाव लड़ने को लेकर अपने विचार पार्टी आलाकमान के सामने रख दिए हैं। अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस में लगातार मंथन जारी है। रिपोर्ट दिखाते हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि अमेठी से चुनाव लड़ लूंगा, मैं हार से नहीं डरता, लेकिन ये भी तय है कि मैं वायनाड नहीं छोड़ूंगा। उधर प्रियंका गांधी का मानना है कि आजादी के आंदोलन से निकले दल के तीनों गांधी संसद में हो ये अच्छा नहीं रहेगा। खड़गे ने सोनिया गांधी से कह दिया है कि संदेश देने के लिए अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना होगा, वरना कम से कम कोई एक तो लड़े ही। ऐसे में अब सोनिया गांधी के वीटो का इंतजार है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि खुद दूसरे राज्यों से चुनाव लड़ने वाले मुझ पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए कि जो वो दिल्ली में कहते हैं, जो वो लखनऊ बनारस में कहते हैं, क्या वो बात बदलती जाती है? संविधान तो अधिकार देता है देश में कहीं से लड़ लो। या हिमाचली को कहते हैं हिमाचल में ना लड़ो। हमने कभी ऐसी बात करी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो गुजरात से हैं, वो बनारस से क्यों लड़ते हैं, वाराणसी से? हमने तो कभी नहीं कहा कि हेमा मालिनी जी मथुरा से क्यों लड़ती हैं। और अब बात लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान के एंट्री की। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री का राहुल गांधी प्रेम झलका है। फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ की और फवाद चौधरी ने एक्स पर रीपोस्ट किया राहुल का वीडियो। पीएम मोदी को रोकना जरूरी है, ये फवाद चौधरी लिख रहे हैं अपने एक्स पोस्ट पर। आप हिंदुस्तान में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें किसी ना किसी तरह से इंटरफेरेंस आप कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ऐसा? मैंने कहा मैं अपने आप को इतना ओवर एस्टिमेट नहीं करता कि आप ये कहें कि हिंदुस्तान के इलेक्शंस में मेरी कोई ऐसी पोजीशन है कि मेरी सपोर्ट से किसी को कोई फर्क पड़ता हो। राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, मोदी को रोकना जरूरी है, तो उसके बाद जो मर्जी आ जाए। वहीं पाकिस्तान के नेता फवाद चौधरी के कांग्रेस और राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पूछा है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। रिश्ता क्या कहलाता है राहुल जी?
आज तो सब कुछ सामने खुलकर आ गया है। आज पाकिस्तान के बड़े नेता जो मंत्री रहे उनकी सरकार में, वो राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे नेता जो भारत के खिलाफ अमूमन जहर उगलते हैं। क्या पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ और कांग्रेस की बात पाकिस्तान के साथ? अब पाकिस्तान भी कांग्रेस को प्रमोट कर रहा है, पाकिस्तान के नेता कांग्रेस को प्रमोट कर रहे हैं। हो सकता है इसलिए क्योंकि 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया गया था, उन पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया गया। और अब बात लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े इंटरव्यू की। चुनाव के बीच तीसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने TV9 ग्रुप को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। प्रधानमंत्री ने TV9 के 5 संपादकों के साथ लंबी बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में संविधान बदलने को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर चौंकाने वाली बात कही है। इस इंटरव्यू में महाराष्ट्र को लेकर कई ब्रेकिंग न्यूज शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने जो इन ब्रेकिंग न्यूज को दिया है, बंगाल के चुनाव को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने लंबी बात की है। इस इंटरव्यू के दौरान पश्चिम बंगाल की बात करते हुए एक लम्हा ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर को लेकर विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने उद्धव ठाकरे को लेकर क्या कहा, आप इस इंटरव्यू में देख पाएंगे। TV9 के 5 संपादकों के साथ प्रधानमंत्री ने यह बातचीत की है। TV9 के दर्शक ये पूरा इंटरव्यू आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स में देख पाएंगे। और देखिए 5 एडिटर्स पे जो शो है हमारा प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स, उसको कितने घंटे बजे? 12 घंटे 54 मिनट और 14 सेकंड बाद, यानी आज रात 8 बजे ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं। और अब बात साबरकाठा से। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस पर हमला किया है उसकी कर लेते हैं। साबरकाठा से पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। आज का भारत डोजियर नहीं डोज देता है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नया भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। जब आतंकवादी आते थे, बहुत बड़ी घटना करते थे, मुंबई में 26/11 कर दिया, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बम धमाके होते रहते थे, लोग मर रहे थे। कश्मीर में आए दिन हमारे वीर जवान शहीद होते रहते थे। और उस समय की कमजोर सरकार क्या करती थी? डोजियर भेजती थी। आज का भारत आतंक के आकाओं को डोजियर नहीं डोज देता है और घर में घुस करके मारता है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान पर तंज कसते हुए कहा कि उसे एक फेक फैक्ट्री करार दिया है। गुजरात के साबरकांठा में पीएम मोदी ने कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान में फेक सामान, फेक नारे, फेक वादे हैं। इस पार्टी और पूरा उनका इंडी गठबंधन एक फेक फैक्ट्री बन चुका है। ये कहते हैं, खुद तो बड़ी बड़ी बात है कि मोहब्बत की दुकान, लेकिन इनकी मोहब्बत की दुकान ऐसी है जो फेक सामान, फेक नारे, फेक वादे इसको बांटने में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने एक चुनौती कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को भी दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया देश को लिखित में ये गारंटी दे कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण कभी नहीं देगा। इंडी गठबंधन को मेरी चुनौती है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे, देश को लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते, कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। घोषित करें। दूसरी घोषणा करें, SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। करें घोषणा। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात में करेंगे प्रचार। आणंद, सुरेंद्रनगर, पीएम मोदी इन जगहों पर रैलियों को करेंगे संबोधित। जूनागढ़ और जामनगर में भी पीएम की जनसभाएं हैं आज।
लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी आज सुबह करीब 11 बजे गुजरात के आनंद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम दोपहर करीब 1 बजे सुरेंद्र नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 3:15 बजे पीएम मोदी जूनागढ़ में चुनावी रैली में शामिल होंगे। इसके बाद पीएम शाम करीब 5:15 बजे जामनगर में जनसभा करेंगे। पीएम बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। तीसरे चरण के मतदान में 7 मई को गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। बरेली के रामलीला मैदान में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा है। बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड पर भी वो जनसभा को करेंगे संबोधित। सीतापुर के लहरपुर में प्रधानमंत्री मोदी की भी जनसभा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रचार अभियान के तहत उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह आज बरेली के रामलीला मैदान पर दोपहर करीब 12:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री आज दोपहर करीब 2:15 बजे बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री शाह सीतापुर पहुंचेंगे, जहां शाम करीब 4 बजे लहरपुर में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। गृह मंत्री शाम को लखनऊ में 5वें चरण की सीटों की तैयारियों को लेकर संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी में भी हैदराबाद में किसी भी व्यक्ति को छूने की हिम्मत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में रोड शो किया और माधवी लता को भारी बहुमत से जिताकर संसद भेजने की अपील की। माधवी लता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजे और हैदराबाद को सच अर्थ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करें। भाइयों और बहनों, मैं कह कर जाता हूं, किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के हुबली में नेहा हिरेमत के माता पिता से मुलाकात की। परिजनों ने गृह मंत्री से लड़कियों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए नेहा के नाम पर कानून लाने की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत से मुलाकात की और उनकी बेटी नेहा हिरेमत को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा। नेहा मर्डर केस के बारे में बताते हुए निरंजन हिरेमत ने गृह मंत्री को एफआईआर की कॉपी दी। साथ ही उन्होंने ऐसे मामलों में मौत की सजा की मांग की। 23 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नेहा के परिवार से मुलाकात की थी। फयाज खोंडो नाइक नाम के आरोपी ने 18 अप्रैल को हुबली के बीवीबी कॉलेज कैंपस में चाकू से गोदकर नेहा की हत्या कर दी थी। दिल्ली में 7 सीटों पर धुआंधार प्रचार जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आज से दिल्ली में सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार तेजी से जारी है। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे जंगपुरा में सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च होगा। आप नेता आतिशी आम आदमी पार्टी के ईस्ट दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार कुलदीप कुमार के साथ सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा लेंगी। इसी बीच प्रचार के साथ साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी में चुनावी जंग जारी है। दोनों दलों के नेता जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के निमंत्रण पर भारत में लोकसभा चुनाव देखने आए विदेशी राजनेता भारत में चुनाव प्रचार और चुनाव प्रबंधन के तौर तरीकों को जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। 10 देशों के राजनेता इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। भारत में चुनाव देखने पहुंचे 10 देशों के 18 राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने करीब 5 घंटे तक बात की। बैठक में आईटी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी विदेशी राजनेताओं को चुनाव प्रक्रिया, ईवीएम प्रणाली जैसे मुद्दों पर जानकारी दी। सभी विदेशी राजनेताओं को आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के दौरे पर भेजा जा रहा है। यहाँ ये विदेशी राजनेता रैली, रोड शो, डोर टू डोर कैंपेन, बूथ लेवल तक माइक्रो मैनेजमेंट देखेंगे। पटना में राजभवन को बम से उड़ाने की धमकी मामले में पुलिस ने जांच
तेज कर दी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पटना राजभवन और बिहार पुलिस के अधिकारियों को धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें दावा किया गया था कि राज्यपाल के आवास पर बम रखा गया है। बम स्क्वाड की टीम ने राजभवन और प्रमुख सरकारी कार्यालयों में करीब 3 घंटे तक जांच की, लेकिन कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला। एहतियातन राज्यपाल भवन के आसपास पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। फिलहाल पटना के सरकारी दफ्तरों समेत राजभवन को बम से उड़ाने की धमकी मामले में पुलिस की जाँच तेज कर दी गई है और गूगल से मेल भेजने वाले का IP एड्रेस मांगा गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने नया राजनीतिक दांव चल दिया है। उन्होंने बेटी नुसरत को अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया है। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। 0.1% अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी। एक बेटी मेरी यहाँ है, मैं खड़े कुछ इस अंदाज में अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी नुसरत को अपना वारिस घोषित कर दिया। दरअसल अफजाल के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर संशय की स्थिति है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने चित्रकूट जेल मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट कोर्ट ने अपने आदेश में अब्बास अंसारी को नसीहत भी दी है कि वो एक जिम्मेदार पद पर है, उनका आचरण उच्च कोटि का होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि एक कानून बनाने वाला ही कानून तोड़ता दिखाई दे। अंसारी पर जेल से भागने की साजिश रचने के अलावा जेल में नियमों की अनदेखी कर पत्नी से मुलाकात करने के साथ गवाहों को धमकी देने व रंगदारी की वसूली की साजिश में शामिल होने और सुविधाओं के लिए जेल के अधिकारियों को प्रलोभन देने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को 18 नवंबर 2022 को नैनी जेल से चित्रकूट जिला कारागार लाया गया था। राजस्थान के अनूपगढ़ में BSF और पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 संदिग्ध लोगों को भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से गिरफ्तार किया है। राजस्थान के कई इलाकों में खेतों में फसल के कारण अंतर्राष्ट्रीय तस्करी की संभावना बढ़ जाती है। तस्करी की संभावना को देखते हुए BSF और पुलिस सक्रिय हो जाती है। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली कि पाकिस्तान से भारी मात्रा में हेरोइन भारत भेजी जा सकती है। सूचना मिलने पर BSF और पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गाँव बिजनौर के पास 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों ने पाकिस्तान में बॉर्डर क्षेत्र की लोकेशन भेजी थी। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में गिरफ्तार अनुज थापन की मौत को लेकर परिवार वालों ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वालों को हथियार देने के आरोपी अनुज थापन की मौत को लेकर मुंबई पुलिस का कहना है कि कस्टडी में उसने आत्महत्या कर ली। अनुज की मौत पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। आज फोन आया हमको कि अनुज ने सुसाइड कर लिया है, पर वो सुसाइड करने वाला नहीं था जी। उसका कत्ल किया गया, वो उसको मारा गया पुलिस वालों ने। परिजनों का आरोप है कि हाई सिक्योरिटी जेल में अनुज की मौत मुंबई पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान है। इसकी जांच होनी चाहिए, पोस्टमार्टम और सुनवाई मुंबई से बाहर हो। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई की लोकल ट्रेन CST स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। रिपोर्ट देखिए। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पास लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई। 3 दिनों के अंदर एक ही जगह पर ऐसी दूसरी घटना घटी है। ट्रेन के पटरी से उतर जाने की वजह से CSMT पनवेल ट्रैक पर रेलवे सेवाओं में देरी हुई, जिससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना के कारण घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। इसके बाद कुल्ला से एक दुर्घटना राहत ट्रेन मंगाई गई और उसकी मदद से 2 घंटे बाद कोच को दोबारा पटरी पर लाया गया। इससे पहले सोमवार को भी एक लोकल ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर सामने आई थी। भुवनेश्वर में बारिश और तूफान के चलते कई पेड़ गिर गए। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया।
तस्वीरें ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से सामने आई, जहां तूफान और बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। तूफान के चलते कई इलाकों में पेड़ और तार सड़क पर बिछ गए, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। शिकायत के बाद ओडिशा की फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने अभियान चलाया, जिसके तहत रास्तों में पड़े पेड़ों को काटकर अलग किया गया, जिसके बाद सड़क पर लोगों की आवाजाही शुरू हो सकी। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को तपती धूप से आराम जरूर मिला है। हमास से जंग लड़ रहे इजरायल ने दिल्ली में दूतावास में भारतीय सुरक्षा बलों के साथ सुरक्षा अभ्यास किया है। ये रिपोर्ट देखिए। इजरायली दूतावास और भारतीय सुरक्षा बलों ने किसी भी तरह के खतरे का मुकाबला करने के लिए नई दिल्ली में अभ्यास किया। सुरक्षा बलों ने ये ड्रिल इजरायली दूतावास में दिन और रात के समय की। इसमें भाग लेने वाले सुरक्षा बलों ने संभावित आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर कैसे जवाब देना है, उसको लेकर रणनीतियां बनाई और अभ्यास किया। अभ्यास ऐसे वक्त में हुआ है जब इजरायल पिछले अक्टूबर से हमास के खिलाफ ताबड़तोड़ सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। इजरायल हमास संघर्ष की शुरुआत के बाद नई दिल्ली में इजरायली दूतावास की सुरक्षा बेहद कड़ी है। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। बरेली के रामलीला मैदान में गृह मंत्री की जनसभा है। बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड पर भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। और एक बड़ी खबर है, कर्नाटक में आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। कर्नाटक के शिवमोगा, रायचूर में रैली करेंगे राहुल गांधी। बड़ी खबर है, ग्रेटर नोएडा में होटल मालिक के बेटे का अपहरण कर लिया गया है। अपहरण की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। किडनैपिंग में लेडी डॉन के शामिल होने की सूचना। जी हां, आज की नेशनल और इंटरनेशनल एजेंडा सेट करने वाली खबरें आपको बता देते हैं। पाकिस्तान में राहुल गांधी लोकप्रिय, पाक को डोजियर नहीं अब डोज, अमेठी रायबरेली में सरप्राइज। ये आज की बड़ी खबरें हैं। साथ ही F-16 पर नाटो रूस में युद्ध तय और ग्लोबल विलेन चीन नया सर्वे। 2024 लोकसभा चुनाव के 2 चरण हो चुके हैं। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। एक तरफ वर्तमान सरकार के निर्णय लेने की क्षमता की चर्चा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में राहुल प्रेम की बात हो रही है। एजेंडा फुल एंड फाइनल में हम इन्हीं 2 खबरों पर बात करेंगे। जी हाँ, और सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के उस एजेंडे की जिस पर हिंदुस्तान में सियासी घमासान मचा हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज है, पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ की है। फवाद ने रीपोस्ट किया है राहुल गांधी का वीडियो। पीएम मोदी को रोकना जरूरी है, फवाद चौधरी ने कहा है। फवाद चौधरी ने लिखा, राहुल ऑन फायर। तो देखिए, पाकिस्तान में राहुल गांधी की तारीफ हो रही है और ये फवाद चौधरी
उन्होंने तारीफ की है राहुल गांधी की। रीपोस्ट किया है राहुल गांधी का एक वीडियो फवाद चौधरी ने और यह भी कहा है कि पीएम मोदी को रोकना जरूरी है। फवाद चौधरी ने लिखा है राहुल गांधी के लिए, राहुल ऑन फायर। देखिए ये सोशल मीडिया पोस्ट है। सबसे पहले राहुल गांधी का एक वीडियो जो है वो रीपोस्ट किया गया है फवाद चौधरी की ओर से, जिसमें वो देख सकते हैं आप इस पोस्ट में लिखा हुआ है राहुल ऑन फायर। जाहिर तौर पर इस वीडियो में राहुल गांधी की तारीफ की गई है फवाद चौधरी की ओर से। और जब इस मुद्दे पर टीवी 9 संवाददाता गौरव राज गुप्ता ने फवाद चौधरी से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपने एक ट्वीट को पोस्ट किया है जिसमें आपने लिखा है राहुल ऑन फायर। सर, इस ट्वीट का आपका लिखने का क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि जो भी इस वक्त तो भारत देश में जो इलेक्शन हो रहे हैं, जहां पर भी एक्सट्रीमिस्टों के खिलाफ कोई बात करेगा वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मेरा ख्याल है राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा सम अप किया है इंडिया की मौजूदा सूरत हाल को और सिचुएशन को। और जाहिर है राइट्स की बात जो है वो यूनिवर्सल है, चाहे इंडिया में कोई करे चाहे पाकिस्तान में कोई करे। राइट्स के लिए इस तरह के ऊपर जो बात खड़ी होना है, जो बात जिस तरह अमीर और गरीब के फर्क को, और जिस तरह से उन्होंने राहुल ने ये बताया कि किस तरह से इंडिया की जो प्रेजेंट डिस्पोजिशन है उसमें से गरीब आदमी निकल ही गया है और सिर्फ एक कॉर्पोरेट अमीर अरबपति जो है वो एक इकवाता को बेच रहे हैं, वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म को बेच रहे हैं। क्या आप राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप? मैं तो देखिए मैं तो हर एक को प्रमोट करूंगा जो सही बात करेगा, चाहे वो राहुल गांधी वो बात करे, इससे पहले जो दूसरे लोग बात करते रहे हैं उनको भी प्रमोट जो है वो करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सहाफी हैं जो बहुत अच्छी बात करते हैं और उनको मैं प्रमोट करता हूँ। सो मैं अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करता कि मेरी कोई ऐसी पोजीशन है कि मैं किसी को प्रमोट कर सकूं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जो सही बात करे उसको आपको क्या कहने की थपकी तो देनी चाहिए। आप हिंदुस्तान में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें किसी ना किसी तरह से इंटरफेरेंस आप कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ऐसा? मैंने कहा मैं अपने आप को इतना ओवर एस्टिमेट नहीं करता कि आप ये कहें कि हिंदुस्तान के इलेक्शंस में मेरी कोई ऐसी पोजीशन है कि मेरी सपोर्ट से किसी को कोई फर्क पड़ता हो। राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए? मेरे ख्याल में इस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, मोदी को रोकना जरूरी है, तो उसके बाद जो मर्जी आ जाए। तो देखिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ हुई बातचीत हमने आपको सुनाई। फवाद चौधरी क्या कह रहे थे राहुल गांधी को लेकर के। इधर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी अचानक राहुल गांधी की तारीफ करने लगे। फवाद कहते हैं कि भारत की सत्ता में चाहे कोई आ जाए लेकिन बीजेपी नहीं आनी चाहिए। सोशल मीडिया एक्स पर राहुल को फायर बताने के बाद हिंदुस्तान में नया विवाद छिड़ गया है। बीजेपी पूछ रही है कि क्या पाकिस्तान को कांग्रेस से प्यार है? पाकिस्तान में राहुल की तारीफ के पीछे की असली वजह क्या है? और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर अब हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है राहुल जी? आज तो सब कुछ सामने खुलकर आ गया है। आज पाकिस्तान के बड़े नेता जो मंत्री रहे उनकी सरकार में, वो राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे नेता जो भारत के खिलाफ अमूमन जहर उगलते हैं। तो क्या पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ और कांग्रेस की बात पाकिस्तान के साथ? अब पाकिस्तान भी कांग्रेस को प्रमोट कर रहा है, पाकिस्तान के नेता कांग्रेस को प्रमोट कर रहे हैं। हो सकता है इसलिए क्योंकि 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया गया था। उन पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया गया जैसे उरी के बाद किया गया, बालाकोट नहीं किया गया पुलवामा के बाद, जब ऐसे हमले कांग्रेस के जमाने में होते थे। अब मुस्लिम लीग ही बनती जा रही है क्या कांग्रेस पार्टी? वही मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान को एक प्रकार से जन्म दिया, और पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के लीडर स्वागत कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं राहुल गांधी को। और आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में राहुल की तारीफ कैसे 24 का चुनावी एजेंडा बन सकती है।
दरअसल बीजेपी ने चुनाव में मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बनाया। बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का बताया गया। जी हां, और पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की पोस्ट के बाद कांग्रेस पर भी सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, ये बीजेपी सवाल पूछ रही है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी अपडेट है, खबर है। अब बात विपक्ष पर पीएम मोदी के बड़े हमले की करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज है, पाकिस्तान के बहाने पीएम का विपक्ष पर हमला। 10 साल पहले की सरकार कमजोर थी, ये पीएम ने कहा है। पहले की सरकार डोजियर भेजती थी, आज भारत डोजियर नहीं बल्कि डोज देता है। साथियों, 10 साल पहले तक देश आतंकवाद की आग में जल रहा था और कांग्रेस, पता था पड़ोसी देश आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहा है और उनका यही बिजनेस है, आतंकवाद एक्सपोर्ट करना। और जब आतंकवादी आते थे, बहुत बड़ी घटना करते थे, मुंबई में 26/11 कर दिया, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बम धमाके होते रहते थे, लोग मर रहे थे। कश्मीर में आए दिन हमारे वीर जवान शहीद होते रहते थे। और उस समय की कमजोर सरकार क्या करती थी? डोजियर भेजती थी, जानकारियां, उनकी फोटो, ये सब भेजते थे। ये आपके यहां से आए थे, उन्होंने किया। और कांग्रेस पाकिस्तान से कहती थी कि बताओ भाई साहब, हम पर बम क्यों फोड़ते हो? वो भी एक जमाना था, डोजियर भेजते थे। आज का भारत आतंक के आकाओं को डोजियर नहीं, डोज देता है और घर में घुस करके मारता है। और अब बात चुनाव के एजेंडे को सेट करने वाले इंटरव्यू की करेंगे। चुनाव के बीच तीसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने TV9 ग्रुप को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। प्रधानमंत्री ने TV9 के 5 संपादकों के साथ लंबी बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में संविधान बदलने को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर चौंकाने वाली बात कही है। इस इंटरव्यू में महाराष्ट्र को लेकर कई ब्रेकिंग न्यूज प्रधानमंत्री ने दी है। बंगाल के चुनाव को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने लंबी बात की है। और इस इंटरव्यू के दौरान पश्चिम बंगाल की बात करते हुए एक लम्हा ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया है। प्रधानमंत्री ने उद्धव ठाकरे को लेकर क्या कहा, आप इस इंटरव्यू में देख पाएंगे। TV9 के 5 संपादकों के साथ प्रधानमंत्री ने यह बात की है। TV9 के दर्शक ये पूरा इंटरव्यू आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स में देख पाएंगे। और अब आपको एक बार फिर से बिग वॉल में दिखा दे, आप देखिए प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू। लोकसभा चुनाव के दौरान यह सबसे बड़ा इंटरव्यू है। TV9 भारतवर्ष पर ठीक 12 घंटे 11 मिनट के बाद, यानी आज रात 8 बजे देख पाएंगे ये इंटरव्यू। और कब खत्म होगा, इन सब के बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। अगली खबर का रुख, कब खत्म होगा अमेठी रायबरेली का सस्पेंस, इस पर बात करते हैं। यूपी का सियासी एजेंडा ये सेट करती हुई नजर आ रही है। अमेठी रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस में सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक दोनों सीटों पर उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए। कल दोनों सीटों पर नामांकन की अंतिम तारीख है। आज तय हो सकता है अमेठी और रायबरेली से कौन उम्मीदवार होगा। तो लोकसभा चुनाव में 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है और अभी 5 राउंड की वोटिंग बाकी है। इस बीच यूपी की 2 सीटों अमेठी और रायबरेली को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने यहां पर उम्मीदवार घोषित अभी तक नहीं किए हैं, लेकिन सवाल यह है कि अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस अपने पत्ते आखिर क्यों नहीं खोल रही है। क्या कांग्रेस राहुल गांधी को फिर से अमेठी से उतारने वाली है, रायबरेली से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारेगी? और आज दिन भर इसी पर नजर रहेगी कि आखिर अमेठी और रायबरेली से कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार। और TV9 के पास अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस आलाकमान के बीच हुई बातचीत के कुछ अंश मौजूद हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि खड़गे और सोनिया गांधी के बीच क्या बात हुई और उस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने क्या कहा। ग्राफिक्स इस वक्त आपके सामने, आप देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से कहा, अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार नहीं लड़ेगा तो पूरे उत्तर भारत में खराब संदेश जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी बात को रखा।
जी हाँ, कहा गया कि मैं हार से डरता नहीं, अमेठी से भी लड़ लूंगा, लेकिन जीतने पर वायनाड नहीं छोड़ूंगा। प्रियंका ने भी अपनी बात रखते हुए कहा है कि क्या ये अच्छा लगेगा कि आजादी के आंदोलन से निकले दल ने तीनों गांधी संसद में जाएं, शोभा नहीं देता। और इसके बाद खड़गे ने सोनिया से कहा है कि दोनों को लड़ना होगा, संदेश देना जरूरी है, वरना कम से कम दोनों में से कोई एक चुनाव लड़े। अब वीटो का इंतजार है। सोनिया खड़गे के हस्तक्षेप के बाद क्या राहुल प्रियंका तैयार होंगे, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, अब वक्त नहीं रह गया, कल नॉमिनेशन है, ऐसे में आज फैसला हो रही है, क्या आशंकाएं, क्या संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती आई है कि रायबरेली से बीजेपी ने भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, इसलिए देरी की बात नहीं की जानी चाहिए। अमेठी से उनका सिटिंग सांसद है यानी कि स्मृति ईरानी, इसलिए उनका नाम सामने आया है और आज ये घोषणा होनी है। सूत्र बता रहे हैं कि आज दोपहर 12:30 बजे शिमोगा कर्नाटक में खड़गे और राहुल गांधी की ज्वाइंट रैली, लेकिन खड़गे की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, जिसके चलते खड़गे अब उस रैली में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि वर्चुअली खड़गे और राहुल गांधी के बीच और गांधी परिवार के बीच एक मीटिंग होगी, जिसके बाद अंतिम फैसला होगा कि अमेठी रायबरेली से दोनों गांधी लड़ेंगे, कोई एक गांधी लड़ेगा या फिर दोनों ही जगह कोई नए चेहरे लड़ेंगे। लेकिन आज ये फैसला हो जाएगा और अमेठी रायबरेली का सस्पेंस सामने आ जाएगा। जी, तो आज ही फैसला होना है। आज जो सस्पेंस है अमेठी रायबरेली का वो खत्म हो जाए, क्योंकि कल नामांकन यानी नॉमिनेशन का अमेठी रायबरेली दोनों सीटों पर आखिरी दिन है।